तो ये चल रहा है एक शादी का सीज़न। 2025 एक ऐसा साल था जहाँ पे बहुत सारी शादियाँ हुई हैं और अभी पिछले 10 दिनों में लगभग मैंने 3-4 शादियाँ अटेंड करी हैं। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी नोटिस करी हैं जो मेरे लिए थोड़ा कम सेंस बना रही हैं। ये जो एक ट्रेंड है या फिर एक मे बी जैसे हम कहते हैं चलन हो गया है और ये पूरी सारी शादियों में फॉलो हो रहा है। और मैं कुछ यहाँ पे एक्सट्रीम नहीं बोलने वाली हूँ कि नहीं ये मत करो वो मत करो। इट इज़ अप टू योर चॉइस कि आपको क्या करना है। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन, योर फाइनेंशियल कंडीशन। आपके पास में कितना बजट है, आपके पास में कितने पैसे हैं, कि आप कितना खर्च कर सकते हो या फिर आप कितना खर्च करना चाहते हो। मे बी आप बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हो पर आप खर्च कितना करना चाहते हो। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी लगती हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो रिसेंटली मैंने बहुत सारी शादियाँ अटेंड करी हैं एंड दिस इज़ द प्रूफ। और ये जो भी शादियाँ मैंने अटेंड करी हैं, आई नो देम पर्सनली, आई नो देयर फाइनेंशियल सिचुएशन पर्सनली। तो सबसे पहला और सबसे इलैबोरेटेड पॉइंट जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ये हमेशा बोल चुके हैं, ये पॉइंट ये है कि जब आप इलैबोरेटेड वेडिंग्स करते हो, मतलब कॉकटेल के लिए एक दिन, संगीत के लिए एक दिन, हल्दी के लिए एक दिन, मेहंदी के लिए एक दिन, शादी का एक दिन, 5 दिन की इलैबोरेटेड शादी। और अगर आपके जानने में कई सारे लोग आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं और अगर आउट ऑफ स्टेशन से अगर आप सब लोगों को बुला रहे हो जिनको आप इतना पर्सनली नहीं जानते हो, मे बी वो आपके इतने ज़्यादा क्लोज नहीं है, और अगर वो n नंबर ऑफ लोग आके 5 दिन वहाँ पे रुकेंगे, देन देयर इज़ अ लॉट मोर कॉस्ट टू इट। 5 दिन उन्हें रुकना है, टाइम, एनर्जी, फूड, हर चीज़ आपको वहाँ पे उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा और उसमें आपका टाइम, एनर्जी जाएगा। जिन लोग को आप बुला रहे हो वो लोग कैसे रहेंगे। स्लीप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी अपनी स्लीप में शायद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पसंद करेगा, तो उन लोगों के लिए आपको प्रॉपर अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। और जब उन लोगों के लिए आप अच्छे से अरेंजमेंट नहीं करके देते हो, उनके लिए सोने का अरेंजमेंट, खाने का अरेंजमेंट, वॉशरूम का अरेंजमेंट, कंफर्टेबल होके बैठने का अरेंजमेंट, ये सब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड माई पॉइंट इज़ नॉट कि आप बुलाओ मत किसी को। प्लीज़ डू कॉल एवरीबडी whom you love, जो आपसे प्यार करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हो। Call them, but when you don't do proper arrangements for them, then you are calling for a lot more insult for yourself. And I don't think you should make any of your guests uncomfortable. कि उनके पास में प्रॉपर सेपरेट सोने की, बैठने की जगह नहीं है, चेंज करने की जगह नहीं है, और प्रॉपर अरेंजमेंट करने के लिए आपको चाहिए पैसे, अथाह पैसे। और आपको ये सारे अरेंजमेंट्स करने से पहले ये सब ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी पॉकेट क्या ये सब अलाउ कर रही है आपको करने के लिए, क्या आपके पास में इतना एरिया है, क्या आपके पास में आपके घर में इतनी जगह है। अगर आपके घर में इतनी जगह नहीं है तो क्या आपके घर के आसपास में कोई ऐसी जगह है जो फीजिबल है, सूटेबल है। तो इस सब के लिए आपकी एनर्जी जाएगी, टाइम जाएगा, पैसे जाएंगे। एंड दिस लीड्स मी टू माई थर्ड पॉइंट। ये जो 5 दिन के रिचुअल्स होते हैं ये कंप्रेस किए जा सकते हैं नॉट मोर देन 2 और या फिर मैक्सिमम 3 डेज, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 दिन, डिपेंडिंग ऑन द रिचुअल्स, डिपेंडिंग ऑन कि आपके यहाँ पे क्या क्या होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे यहाँ पे बहुत सारी रस्में होती हैं, फिर भी आई कैन टेल यू कि 3 दिन से ज़्यादा या 2.5 दिन से ज़्यादा उन रस्मों में नहीं लगेगा, जिसमें सिर्फ घर के क्लोज लोगों की ज़रूरत होती है, बाकी सबकी ज़रूरत भी नहीं होती है। एंड आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग समवन जो लैविश वेडिंग्स कर रहा है, आई एम जस्ट क्रिटिसाइजिंग हाउ आर दीज कंडक्टेड। फॉर एग्जाम्पल मेहंदी, कॉकटेल, संगीत, ये सब चीज़ें मे बी एक दिन में हो सकती हैं, बट वी चूज़ रैंडम सेपरेट 3 डेज ये तीनों चीज़ें करने के लिए। तो मेरे घर में जो भी रिचुअल्स होते हैं मैं उनके रिस्पेक्टिव में बताती हूँ, क्योंकि मुझे किसी और के घर के रिचुअल्स का, रस्मों का नहीं पता है। जस्ट इमेजिन आपके गेस्ट आए, 5 दिन वो रुकने वाले हैं आपके यहाँ पे। जब आप 5 दिन के लिए उनको रोकोगे तो उनके लिए आपको अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। जब आपके गेस्ट का टाइम और एनर्जी कंज्यूम होगा, उनका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो रिचुअल्स होते हैं वो रात में होते हैं। अगर आप सेपरेट दिनों में रख रहे हो तो वो सब रात में होता है। कॉकटेल रात में होता है, मेहंदी रात में होती है, संगीत रात में होता है। अगर आपने इन 3 चीज़ों को अलग अलग दिन पे कर दिया तो वो लोग 3 दिन पूरे दिन क्या करेंगे। इट इज़ देयर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी। जो लोगों को आप बुला रहे हो, मे बी आपके ऑफिस के लोग हो सकते हैं, जिनको आप मे बी प्रोफेशनली जानते हो, आप अपने स्कूल कॉलेजेस में जानते हो, दे आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन रस्म एंड रिचुअल्स। लाइक मेरे घर में जो भी होता है, 6 दरेती होता है, बधावा, इट मीन्स भात होता है, माड़ो, तेल पूजन, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सब आपके घर वाले ही करने वाले हैं। और इन 5 दिनों में जब आपकी ये सारी रस्में हो रही होती हैं, वो सिर्फ खाली बैठे होते हैं। दे डोंट हैव एनीथिंग टू पार्टिसिपेट इन। और पर्सनली मुझे इनमें से बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन पता है, जिनकी शादी मैंने अटेंड करी है।
और जब मैं इन लोगों को देख रही हूँ ये सारे अरेंजमेंट्स करते हुए, अपना इतना सारा टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करते हुए, आई फेल्ट लाइक कि क्यों, जब तुम्हारे ऊपर इतने सारे लोन्स हैं, इतनी सारी तुम्हारी ऑलरेडी EMIs हैं, तुम फाइनेंशियली इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हो डेली लाइफ में, वाई आर यू एग्जॉस्टिंग योर क्रेडिट कार्ड लिमिट। अगर आप मेन फंक्शन के लिए कर रहे हो, जो मेन शादी होती है उसके लिए अगर आप ये सब कर रहे हो, तो समझ में आता है मुझे। वी लिव इन सच अ सोसाइटी कि हमें करना ही पड़ेगा, अपने आप को पुश करके हमें करना पड़ेगा। मैंने इस चीज़ पे इसीलिए ज़्यादा फोकस नहीं किया कि कट डाउन योर वेडिंग गेस्ट लिस्ट। आप शायद वो कर भी नहीं पाओगे। अब ऐसे समाज में रहते हो, बहुत ही कम लोग हो पाते हैं जो ऐसा कर पाते हैं। सोशल प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आप 10-15 लोगों में शादी नहीं कर पाओगे। ना चाहते हुए आपको गेस्ट को बुलाना ही पड़ेगा, ये मान के चलते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाना चाहिए जो आपकी खुशी में खुश हैं, जिनके आने से आपको खुशी होगी, नॉट आउट ऑफ सोशल प्रेशर कि हम उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो वो हमारी शादी में नहीं आएंगे। और सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट मुझे अभी तक लगता है ना इस पूरे शादी वाले सिनेरियो में, वो यही है कि हम उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो वो हमारी शादी में नहीं आएंगे। पर जब आप यूज़लेस सेंसलेस चीज़ों के ऊपर अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को एग्जॉस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ डेकोर के लिए सोचा और एक एलिमेंट भी अगर उसमें से मिसिंग है, यू आर लाइक कि नहीं, मुझे तो वो एलिमेंट चाहिए ही चाहिए। और जब आप उन एलिमेंट्स को अपने डेकोर में, अपनी शादी में इंक्लूड करने की सोचते हो, तो उनका जो प्राइस होता है ना, जब आप अगर लोकल मार्केट से लेने जाओगे तब उनका प्राइस जो होगा मे बी वो 100 रुपये में मिल रहा होगा। पर जब वेडिंग सीजन में आप उन्हीं चीज़ों को लेने जाओगे, उन डेकोरेटिव एलिमेंट्स को लेने जाओगे, तो उनका प्राइस आराम से 5 से 8 गुना बढ़ चुका होता है। क्योंकि आजकल अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है, अगर आपके पास में एक्सट्रीमली हाई बजट नहीं है, तो जो आपका डेकोर होता है वो कभी कभी केटरिंग से भी ज़्यादा महंगा पड़ता है। अगर आप इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, वाई नॉट पुट इट इनटू अ बेटर वे। अब खाने में लगा दो उस पैसे को। मे बी जो आपके अराउंड बहुत सारे लोग होते हैं, जो लोग भूखे होते हैं, वो लोग खा सकते हैं आपकी शादी में आके। और मेरा मानना ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारा पैसा खाने में लगा देना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे ऐसे लोग आएंगे, पूरा खाना हजम करने के बाद मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो बोलेंगे काफ़ी कुछ था, ठीक था, पर पास्ता नहीं था तो मज़ा नहीं आई। पास्ता होता तो सही रहता। आप कुछ भी कर लोगे, आप सबको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे। जो नेक्स्ट चीज़ पे हम बात करते हैं वो है डेकोर्स, तो हमने बात कर ली। दूसरा है जो आउटफिट्स हैं। एंड आई एम नॉट जजिंग पीपल कि आउटफिट मत पहनो, आउटफिट मत बदलो। मैंने भी बदले हैं, मैंने भी बहुत सारे आउटफिट बदल के देखे हैं। ऐसी शादियाँ अटेंड करी हैं जहाँ पे मैंने 5 दिन आउटफिट बदले हैं, और मैंने ऐसी भी शादी अटेंड करी है जहाँ पे मैंने 3 आउटफिट में मैंने 5 वेडिंग फंक्शंस निपटा दिए हैं। और इन दोनों सिनेरियोज़ में, चाहे आप 3 दिन के फंक्शन में 5 आउटफिट बदलो, चाहे 5 वेडिंग फंक्शंस के लिए आप 3-4 आउटफिट रखो, नोबडी इज़ गोइंग टू रिमेंबर यू। चाहे आप ब्राइड हो, चाहे आप ग्रूम हो, यू आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिमेंबर योर सेल्फ। उस मोमेंट में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ लग रही होती है, बट शादी के बाद में बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। और जब भी हम किसी लोकल मार्केट में जाते हैं, सब्जी मंडी जाते हैं, जो भी मार्केट्स लगती हैं, बुध बाज़ार, संडे मार्केट, मंगल बाज़ार, जो भी मार्केट लगती है, हम जब भी इनमें जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें 500 की कोई दे रहा है तो उसे हम घिस घिस के, उसके पीछे पड़ के हम उससे कहेंगे कि नहीं, हमें भले 450 में दो, तुम्हें पड़ता पड़े ना पड़े, पर तुम हमें 450 में दो। वो 50 रुपए के पीछे हम इतना ज़्यादा लड़ भिड़ बैठते हैं, और यहाँ पे हम इनसिग्निफिकेंट आउटफिट के लिए 25,000 रुपये दे देते हैं बगैर सोचे समझे। यहाँ पे मैं फ़ोटो लगा देती, पर मैं वहाँ पे फ़ोटो नहीं लगा सकती, वरना उसे पता लग जाएगा कि मैं उसी की बात कर रही हूँ। बट आई हैव सीन द इनवॉइस, आई हैव सीन द बिल, और अगर ये बिल मैंने ना देखा होता तो मैं कभी इस पर बिलीव भी नहीं करती कि ये आउटफिट 25,000 रुपये का है। जो आउटफिट आपको किसी भी वेबसाइट पे ऑनलाइन जाके 1,000 रुपये, 1,200 रुपये में मिल जाएगा, उसके लिए आप 25,000 रुपये वेस्ट कर रहे हो। इट इज़ योर हार्ड अर्न मनी। अगर आप नहीं कमा रहे हो तो इट इज़ योर पेरेंट्स हार्ड अर्न मनी। बहुत मेहनत से पैसा आता है। यू आर वेस्टिंग इट ऑन इनसिग्निफिकेंट आउटफिट, जिसको आपको पता है कि आप दोबारा नहीं पहनने वाले हो। और कोई मेन फंक्शन का आउटफिट नहीं था, ये हल्दी फंक्शन का आउटफिट था। अब मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है आप आउटफिट मत बदलो, प्लीज़ जितने हो सके उतना बदलो, जितनी आपकी मर्ज़ी है उतना बदलो, पर एक कॉन्शियस के साथ, एक समझ के साथ, लॉन्ग टर्म सोच के साथ में। क्या आप उस आउटफिट को दोबारा पहनने वाले हो? क्या आपके पास उस आउटफिट में ऑल्टरेशन की जगह है, क्योंकि आपकी बॉडी फ्लक्चुएट होती रहेगी? क्या आप उस आउटफिट को दोबारा किसी फंक्शन में, किसी और के फंक्शन में पहन सकते हो? एंड व्हेन यू योरसेल्फ नो इट कि आप इस रात के बाद में, इस फंक्शन के बाद में इसको नहीं पहनने वाले हो, आपको पता है ये गंदा हो जाएगा, अब मे बी आप नहीं पहनोगे इसे। एंड आई एम नॉट जजिंग द पर्सन जिसने ये आउटफिट पहना,
एक्चुअली आई एम जजिंग दैट पर्सन, क्योंकि आपको ये बोलने में सुनने में बहुत ज़्यादा सही लगता है, अरे ये मेरा आउटफिट 25,000 रुपये का है, बहुत बड़ी बात उस समय लग सकती है, बट दैट आउटफिट इज़ इनसिग्निफिकेंट। द ओनली थिंग विच मैटर्स इज़ आपकी शादी के बाद की लाइफ। आप अपनी शादी में क्या इन्जॉयमेंट कर रहे हो, जिन लोगों से आप प्यार करते हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं कि नहीं है, उस मोमेंट पे आप खुश हो कि नहीं हो। उस आउटफिट का, आपकी उस एक्सेसरी का इनसिग्निफिकेंट रोल होने वाला है। आपकी एक्सेसरीज़, आपका आउटफिट कोई नहीं याद रखता, इवन यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट। और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं व्हेन दे सी ऑनलाइन, व्हेन दे सी अदर पीपल कि हर 2 घंटे में आउटफिट बदल रहा है, तो उनके दिमाग में भी एक यही स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि हमें हर 2 घंटे में आउटफिट बदलना है, अदरवाइज़ यही हमारे पास में शोकेस करने का टाइम है, इसके बाद हमें कोई मौका नहीं मिलेगा शोकेस करने का। उस मोमेंट पे हमें लग रहा होता है कि ये 25,000 का जो आउटफिट है या ये एक्स अमाउंट का जो आउटफिट है, बहुत महंगा जो आउटफिट है, ये बहुत बड़ा कुछ रोल प्ले करने वाला है। व्हेन यू हैव अ लॉट्स एंड टन्स ऑफ अमाउंट ऑफ मनी, ओके प्लीज़ गो अहेड, स्पेंड इट हाउएवर यू वांट टू। बट जब आपके पास में बजट है, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, अपर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तब आपके लिए एक एक रुपये बहुत ज़्यादा कीमती हो जाता है। तब मुझे लगता है कि आपको बजट के साथ ही चलना पड़ेगा। चूज़ वेरी वाइजली हाउ आर यू गोइंग टू स्पेंड इट। आउटफिट की हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं वेडिंग जो लाइव परफॉर्मेंसेज होती हैं स्टेज के ऊपर। लाइव परफॉर्मेंसेज तब जब ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और उसके दौरान एक लाइव परफॉर्मेंस चल रही होती है। ये चीज़ मैंने 3-4 शादियों में नोटिस करी है। उस लाइव परफॉर्मेंस में जब तक वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होती है, तब तक बहुत ही कम लोग को उसमें इंटरेस्ट होता है, और जब उनकी जो लाइव परफॉर्मेंस है वो एंड हो जाती है, उस लाइव परफॉर्मेंस के दौरान जो वो आर्टिस्ट होते हैं, उन्होंने वहाँ पे कोई अपना रिचुअल परफॉर्म किया या फिर कुछ रिचुअलिस्टिक कोई परफॉर्मेंस दी, 15-20 मिनट तक वो पूजा चली ही जा रही है। और फिर जैसे ही वो लाइव परफॉर्मेंस उनकी एंड होती है, तो उन्हें जो नेग है या फिर जो शगुन बोलते हैं जिसे, उन्हें तुरंत उसका पेमेंट चाहिए। नॉट पेमेंट एग्जैक्टली, उसका शगुन उन्हें तुरंत चाहिए वहाँ पे। और ये देख करके इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल मुझे महसूस हुआ कि ये आपने पूरी जो परफॉर्मेंस करी, इतनी बड़ी जो आपने पूजा करी, उसको इस तरीके से कमर्शलाइज कर दिया। क्योंकि उस शगुन को देने के चक्कर में सबसे पहले जो ब्राइड थी वो अनकंफर्टेबल हुई, जो दूल्हा था वो अनकंफर्टेबल हुआ, ग्रूम को सबसे पहले अपनी पॉकेट्स को छानना पड़ा, भैया मैंने कहाँ पे पैसे रखे हैं, सो दैट आई कैन टेक आउट मनी फ्रॉम माई पॉकेट एंड गिव इट टू यू। उसके पास में उस समय पैसे भी नहीं थे। और उससे हुआ क्या, उससे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ा, उससे उस वरमाला का जो मोमेंटम था वो इम्पैक्ट हुआ, वो मोमेंटम टूट गया, वो पूरा माहौल, वो पूरा मोमेंटम टूट गया। और ऐसा तो नहीं होगा कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आपको पेमेंट मिलेगी ही। इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्रॉम द ग्रूम, आप किसी और से बोल दो। ये सिर्फ एक जगह पे नहीं देखा है, कई सारे इंस्टेंसेस पे देखा है। आई नो आपने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हैं कैमरामैन पे, फोटोग्राफी पे, हर एक फ्रेम को, हर एक एंगल को, हर एक स्टेप को रिपीट करवाना कि वो जो शादी है वो ऑथेंटिक लगना ही बंद हो जाए, शादी का फील ही खत्म हो जाए, उस रस्म का फील खत्म हो जाए, जो ऑथेंटिसिटी होती है वो सब उस मोमेंट में लूज हो जाता है। पूरी जो शादी है वो एक तरीके की शादी नहीं लगती है, इट कम्स आउट एज कि कोई परफॉर्मेंस चल रही है, बहुत ही परफॉर्मेटिव दिखने लगता है वो सब। आई डोंट नो, पता नहीं क्या प्रेशर रहता है, पर कुछ तो रहता है। कभी मैं ये सब बोल रही हूँ, हो सकता है मैं खुद ही ये सब करती मिल जाऊँ, पता नहीं। इस पूरे सिनेरियो में फाइनेंसेस से ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है, वो इम्पैक्ट होता है जो ब्राइड और ग्रूम का जो स्पेशल मोमेंट होता है, वो स्पॉइल होता है यहाँ पे। जो लास्ट चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करी है इस पूरे शादी के सीज़न में, जो हमेशा ही करती है बट इस बार मैंने खुद वो चीज़ करी है, उस चीज़ के लिए मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। आई हेट टू एडमिट इट और आई फील सॉरी अबाउट इट कि बहुत सारा खाना मैंने पहले खा लिया था, बहुत सारे स्नैक्स मैंने पहले ही ले लिए थे एंड आई वॉज ऑलरेडी फुल। और फिर पता नहीं थोड़ी देर बाद में कुछ गरम फिर से स्प्रिंग रोल निकल के आते हैं कढ़ाई में से, तो आई थॉट कि नहीं मुझे फिर से लेना है, तो 5-6 पीस मैंने फिर से ले लिए और मुझसे 1-2 खाया, फिर मुझसे तीसरा नहीं खाया गया और मैं गई डस्टबिन में डालने के लिए उसे। और जब मैं अपनी स्नैक्स की प्लेट डस्टबिन में डालने जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उस डस्टबिन में खूब सारी प्लेट्स पड़ी हैं, उन प्लेट्स में बहुत सारा खाना पड़ा हुआ है। आई मीन बहुत सारा खाना, किसी ने दाल मखनी भर ली है, किसी ने पनीर की सब्ज़ी भर ली है, मटर मशरूम भर लिया है और ऐसे ही खाना उस डस्टबिन में डाल दिया है। और ऐसी एक प्लेट नहीं है, ऐसी मल्टीपल प्लेट्स हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा जेनरिक सी बात हो जाएगी, जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा ये बोलना कि
इस खाने से किसी और का पेट भर सकता था। ये बहुत पुरानी और घिसी पिटी बात हो चुकी है, क्लीशे सी एडवाइस हो चुकी है कि किसी और का पेट भर जाएगा। बट जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो कि आप जब बाहर जाते हो तो मे बी इसी खाने के लिए आपको 200-300 रुपये पे करने पड़ते हैं। एक एक्स अमाउंट पे करने के बाद में आपको ये खाना मिलता है और यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा होता है कि कोई बात नहीं, यहाँ तो फ्री का ही खाना है, यहाँ वेस्ट कर देते हैं, क्या ही हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे खाने का वेस्टेज है। जो खाना मे बी किसी और के पेट में जा सकता था, उस खाने का वेस्टेज है। पर प्लेट कॉस्ट के हिसाब से पैसे का वेस्टेज है। अगर 250 ग्राम आप पनीर लेने जाते हो तो 100 रुपये 90 रुपये ऐसी कुछ मिलता है। पर यहाँ पे आपने 200-250 ग्राम पनीर ऐसी वेस्ट किया हुआ है। एक चम्मच आपने कोई चीज़ चखी होगी, अच्छी नहीं लगी, फेंक दी। और उस 200-250 ग्राम पनीर को जब आप खाते हो तो वो 200-250 ग्राम किसी घर में 4 लोग मिल बांट के खा रहे होते हैं। बहुत आराम से हमने डस्टबिन में डाल देते हैं। और वहीं अगर रैंडमली कोई बच्चे जो भूखे हैं वो गेट क्रैश करके अगर आपके वेडिंग में आके खाना खाने लग जाए तो उन्हें गाली दे के, डांट फटकार के भगा दिया जाता है। और खाना वेस्ट करना शादी में जाके आई थिंक हर एस्पेक्ट में एक वेस्टेज होता है। फूड वेस्टेज, मनी वेस्टेज, एनर्जी वेस्टेज, क्योंकि उस खाने को बनाने में एक एनर्जी लगी है, एक इंसान की एनर्जी, एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, हर इस चीज़ का वेस्टेज है। ये जो क्लीशे सा स्टेटमेंट है ना, डोंट वेस्ट फूड, अगर इसकी डेप्थ, इसकी गहराई आपको समझनी है, जस्ट इमेजिन 100 ग्राम चावल लिया, अब पता नहीं वो कटोरी में कितना होगा, आपने उसको नहीं खाया, आपने डस्टबिन में डाल दिया, तो आपने सिर्फ चावल नहीं वेस्ट किया है, आपने 250 लीटर पानी भी वेस्ट किया है। तो आप सिर्फ 100 ग्राम चावल डस्टबिन में नहीं डाल रहे हो, 100 ग्राम चावल आप वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप 250 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हो। एक रेंज होती है, 250 से 300 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हो। अगर सबसे ज़्यादा पानी कोई लेती है कोई क्रॉप, तो वो राइस की क्रॉप होती है, पैडी क्रॉप होती है। और ऐसा भी नहीं होता है कि किसी जानवर को डाल दिया जा रहा है वो, या किसी ज़रूरतमंद इंसान को दिया जा रहा है, जस्ट इन द डस्टबिन। तो एक बहुत ही क्लीशे सी एडवाइस है। और एक गलती करके जो समझ में आई है वो ये है कि आपको जितना चाहिए, आप जितना खा सकते हो, आप उतना ही प्लेट में लो। दोबारा ले लोगे, तिबारा ले लोगे, 4 बार और ले लोगे तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला है आपको। अगर आपको रबड़ी 1 चम्मच खाने का मन है तो आप 1 चम्मच ही लो। और इसी वेस्टेज ऑफ फूड के लिए जो ये खाना डस्टबिन में पड़ा है ना, उसी खाने को खिलाने के लिए किसी सामने वाले ने लोन लिया होगा, एक्सट्रीम पैसा बचाया होगा, सेविंग करी होगी, तब ये खाना शायद आपकी प्लेट में आता, पर आपने इसे डस्टबिन में डाल दिया उठा के। उसके लिए किसी ने अपनी ज़मीन बेची होती है, किसी ने अपनी सेविंग्स ख़त्म करी होती हैं, एक्सट्रीम सेविंग करी होती है, अपनी बहुत सारी इच्छाएं मार के वो सेविंग्स करी होती हैं, लोन्स लिए होते हैं, और वो खाना आपको खिलाने के लिए उसने इतना सारा कुछ किया है और वो खाना आपने डस्टबिन में डाल दिया है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, फूड वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए हमें पहले अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। एक प्लेट में किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, हमें वो समझना ज़रूरी है। तभी हम समझ पाएंगे, तभी हम इस फूड वेस्टेज को कंट्रोल कर पाएंगे। और हर चीज़ ऑन पॉइंट नहीं हो सकती है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, और लोग कुछ ना कुछ पॉइंट आउट ज़रूर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे बैठ के कर रही हूँ। तो थोड़ा सा रैंट टाइप का वीडियो था ये। मुझे लगा कि शादी का सीज़न चल रहा है और 3-4 महीने से ये मैं नोटिस कर रही थी। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने नोट डाउन भी करी थी, पर उन सब चीज़ों से शायद बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो मैंने उन्हें बोला भी नहीं। बाकी इट्स योर चॉइस कि आप क्या करते हो, आपको क्या पसंद है, आपको जैसे पसंद है आप वो करो, आपका स्पेशल दिन है वो। क्योंकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, क्योंकि इसमें मेरे पर्सनल व्यूज़ थे। हो सकता है आप किसी पॉइंट से अग्री करो, हो सकता है आप किसी पॉइंट से ना अग्री करो, एंड वी आर ओके विद इट। वी कैन अग्री टू डिसअग्री, राइट? आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके, बाय।